सर वेलकम टू बुक्स। थैंक यू। सर आपने अपने करियर की शुरुआत आईपीएस से की एंड यू रिटायर्ड एज अ चीफ ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। 34 ईयर्स के इस इवेंटफुल करियर में आपने उस टीम को भी लीड किया जिसने बाटला हाउस एनकाउंटर कंडक्ट किया था। और आपने कई और सारे हाई प्रोफाइल इन्वेस्टिगेशंस को भी कंडक्ट किया और क्रैक भी किया, जैसे कि 2G स्कैम, विजय माल्या स्कैम, नीरव मोदी स्कैम, और ये लिस्ट तो बहुत ही लंबी है। तो आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड कि जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो जिस मोटिव के साथ आपने इन सर्विसेज को ज्वाइन किया था, क्या वो मोटिव पूरा होते हुए दिखता है? बेसिकली किसी भी सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करने का मोटिव है न्याय करना, पब्लिक की सेवा करना, यानी जो पीड़ित हैं उनको रिलीफ दिलवाना। और मैं अपने पूरे कैरियर को देखता हूँ कि जो मेरी डिफरेंट जगह पे पोस्टिंग रही, चाहे वो कंप्यूटर्स में रही, चाहे वो क्राइम ब्रांच में, स्पेशल सेल में या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में, मैंने और मेरी टीम ने हमेशा सत्य का साथ दिया, जिससे लोगों को सर्टेनली रिलीफ मिला है। और उससे एक बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है अपने आप में, जब लोग आके बताते हैं जी हम उस समय आपके पास आए थे, ये प्रॉब्लम थी, आपने सॉर्ट आउट कर दी। तो सर्टेनली एक सेटिस्फेक्शन है अपनी सर्विस से। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऊपर हमेशा एक आरोप लगते रहता है कि ईडी हमेशा अपोजिशन लीडर्स को ही टारगेट करती है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ईडी अपने केसेस आखिर कैसे पिक करती है, केसेस को पिक करने का क्राइटेरिया क्या है? सीधा जो ईडी केस पिकअप करती है, बेसिकली अगर हम प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट देखें तो उसमें 3 शेड्यूल हैं, जिसको हम शेड्यूल ABC बोलते हैं। उसमें करीब 60 डिफरेंट एक्ट्स मेंशन हैं और 159 सेक्शंस मेंशन है उन एक्ट्स में से। अगर उनमें से कोई ऑफेंस कहीं होता है, रजिस्टर होता है, दैट मीन्स ईडी प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में प्राइमरी केस रजिस्टर नहीं करती, प्राइमरी केस दूसरी एजेंसी रजिस्टर करती है। दूसरी एजेंसी सीबीआई हो सकती है, लोकल पुलिस हो सकती है, द इनकम टैक्स हो सकती है, कस्टम्स हो सकती है, एनआईए हो सकती है। तो डिफरेंट एजेंसीज हैं। अब इन एजेंसीज से हर स्टेट में एक नोडल ऑफिसर लगाया हुआ है, जो एक लिस्ट भेजता है कि कौन कौन से केस महीने में रजिस्टर हुए। सिमिलरली एक यूनिट है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, जिसके पास भी इंफॉर्मेशन आती है बैंकिंग सेक्टर से, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स आती हैं, वो भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास आती हैं। तो इन सब से फिर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एग्जामिन करता है कि किस केस में प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जनरेट हुआ है। बहुत से ऐसे केस हो सकते हैं, जैसे मर्डर फॉर पैशन हो गया। हालांकि मर्डर जो है शेड्यूल ऑफेंस है, उन शेड्यूल में दिया हुआ है, लेकिन इस तरह के केस में कोई मनी इन्वॉल्व नहीं है, तो ईडी उसको पिकअप नहीं। तो ओके। जिस केस में मनी इन्वॉल्व होगी, जिस केस में प्रोसीड्स ऑफ क्राइम इन्वॉल्व होंगे, उन केसेस को ईडी पिकअप करती है और फिर उसको इन्वेस्टिगेट करती है कि क्या जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, इसको ये लोग किस तरह से वाइट मनी में कन्वर्ट कर रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को लेजिटिमेट मनी में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है। ओके। कमिंग टू योर बुक, इंटरनल सिक्योरिटी फॉर यूपीएससी, सीएससी एंड स्टेट पीएससी एग्जामिनेशंस। सर मैं जानना चाहूंगा कि इस बुक को लिखने के पीछे आपका थॉट प्रोसेस क्या था? क्या आपको लगा कि इस सब्जेक्ट के ऊपर राइट मटेरियल अवेलेबल नहीं है, या फिर कोई और रीजन है? इंटरनल सिक्योरिटी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उसको प्रॉपर पर्सपेक्टिव में समझना सिविल सर्वेंट्स के लिए भी, और इवन जो ऑलरेडी सर्विस में है एंड आम नागरिक के लिए भी बहुत जरूरी है। जी। कई बार हमें लगता है कि ये जो काम हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है या हो रहा है, जब हम ओरिजिनल देखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, लेट्स से बॉर्डर सिक्योरिटी। ना बॉर्डर सिक्योरिटी पे कई चीजें इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। एक चीज इंपॉर्टेंट बनती है कि कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पर लीगली लोग हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री में जा सकते हैं। यस। उस जगह पर चेकिंग होनी चाहिए। बहुत सारा जो हमारा बॉर्डर है, उस बॉर्डर में इन्फिल्ट्रेशन भी हो सकता है, स्मगलिंग भी हो सकती है। तो बॉर्डर की चेकिंग कैसे की जाए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए वहां पर। देन बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए आर्मी या पैरामिलिट्री या सेंट्रल फोर्सेस जब मूव करती हैं, तो उनका मूवमेंट सुलभ होना चाहिए। हम्म। एग्जाम्पल, चाइना बॉर्डर पे हमारी मोबिलिटी बड़ी खराब थी, जो अब गवर्नमेंट ने मोबिलिटी को शुरू किया।
अपोजिशन भी आया चाइना से उसकी मोबिलिटी को करने के लिए, बट मोबिलिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कोई स्कर्मिश होते हैं, कोई झगड़ा होता है, तो इमीडिएटली फोर्स का मूवमेंट वहाँ होना चाहिए। जी। थर्ड, जो बॉर्डर एरियाज है, हम्म। वहाँ पर बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किए हैं गवर्नमेंट ने, ताकि उस बॉर्डर एरिया में जो विलेजेस हैं, उन विलेजेस को सुविधाएं मिलें, उन विलेजेस को कोई गुमराह ना कर पाए, वहाँ पर रहने वालों को फॉरेन कंट्री का कोई जासूस आ जाए, कोई गुमराह करे, वो ना कर पाए, और ये लोग तैयार रहें अगर कोई भी चीज़ होती है तो एक्ट करें। तो ये सारे जो कंबाइंड एफर्ट्स हैं गवर्नमेंट के, जब तक लोगों को नहीं मालूम होंगे, हम्म। तब तक उनको समझ नहीं आएगा कि इंटरनल सिक्योरिटी का क्या पर्पस है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ रही है, मैंने एक इसमें चैप्टर लिखा है, अमर्जेंट टेक्नोलॉजीज, करीब 21 टेक्नोलॉजीज का जिक्र किया है कि हम्म। ये नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, और इन टेक्नोलॉजी का इंटरनल सिक्योरिटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, और बिल्कुल। उसको हम कैसे दूर करें। जैसे डीप फेक्स है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी उस पर कंसर्न किया है हम्म। कि जो वीडियो, उन वीडियो को आप अल्टर कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, ताकि ऐसा लगे कि एक्चुअली यही आदमी बोल रहा है जो ओरिजिनल है। करेक्ट। एक तरह से उस आदमी की क्लोनिंग हो जाएगी। तो इस तरह की चीजों से क्या नुकसान हो सकता है, उसको कैसे टैकल किया जाए, तो ये सिविल सर्वेंट्स को भी जानना जरूरी है और लोगों को भी जानना जरूरी है। बहुत सारी नई नई इश्यूज आते हैं, फॉर एग्जांपल मणिपुर में इशू आया, उसको प्रॉपर पर्सपेक्टिव में जानना। जो पीएफआई है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है, इसका सबसे पहले केस मैंने ही रजिस्टर किया था एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में। तो इसकी क्या एक्टिविटीज हैं, क्योंकि लोगों को कई बार कंफ्यूजन रहता है जी, ये कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऐसा कर रही है, बट अगर उनको प्रॉपर पर्सपेक्टिव समझ आए कि देश की सुरक्षा के लिए क्या क्या करना जरूरी है, हम्म। तो उसका बहुत बड़ा फायदा है। इसलिए मैंने ये बुक डिटेल में लिखी है। फॉर एग्जांपल, आर्म्ड फोर्सेस को पावर दी गई है, उस पर लोग ऑब्जेक्शन करते हैं, बट क्यों पावर दी गई है? हम्म। क्योंकि जब किसी भी एरिया में पुलिस एक्ट करती है, तो सीआरपीसी जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, जिसको अभी नया नाम जो प्रक्रिया जो है उसमें हम्म। आ गया है, तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में पुलिस को एक पावर्स दी गई सर्च करने की, किस स्टेज पे वो फायर कर सकते हैं, ये सारी पावर्स दी गई हैं। लेकिन आर्मी को तो ये पावर्स नहीं है। जब हम्म। आर्मी को आप डिप्लॉय करते हो तो उनको पावर्स देना जरूरी है, सही बात। अदरवाइज वो सर्च कैसे करेंगे, किस कानून के तहत सर्च करेंगे कहीं पर, किस कानून के तहत किसको पकड़ेंगे, किस कानून के तहत वो जाके, अगर रेजिस्टेंस होता है, दूसरी तरफ से गोलीबारी होती है टेररिस्ट की तरफ से, तो ये क्या करेंगे? इनको भी पावर होनी चाहिए। तो ये चीज समझना जरूरी है। जनरली जो बुक्स हैं उनमें इस तरह का पर्सपेक्टिव नहीं दिया होता कि जरूरत क्या है इसको देने की। ये पर्सपेक्टिव बेसिकली आपके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की वजह से इस बुक के अंदर आता है। एब्सोल्युटली, क्योंकि मैंने टेररिज्म को काफी लंबे टाइम तक डील किया है। मैं स्पेशल सेल में आ गया था 2004 में, मैं 8 तक रहा वहाँ पर। इससे पहले जब मैं क्राइम ब्रांच में था 97 से 98 में, तब भी टेररिस्ट केसेस मैंने, हमारी टीम ने हैंडल किए थे। अब्दुल करीम टुंडा का लश्कर ए तैयबा के साथ मिलकर गैंग था, जिन्होंने दिल्ली और आसपास के एरिया में 42 ब्लास्ट किए थे। वो भी हमारी टीम ने पकड़े थे उन लोगों को, 27 मॉड्यूल पकड़े गए थे 98 में। हम्म। तो उस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को मैंने लिखने की कोशिश की है कि ताकि लोगों को ज़्यादा अच्छा समझ आए, पर्सपेक्टिव ज़्यादा क्लियरिटी आए। हम्म। सर, आपने इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की बात की और बताया कि कैसे ये एक बड़ा चैलेंज है हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए भी, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी। सर, तो मैं जानना चाहता हूँ कि इंटरनल जो हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, वो साइबर क्रिमिनल से किस तरह एक कदम आगे रहने की कोशिश करते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजीज लगातार इवॉल्व हो रही हैं। तो हमारी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, उनका क्या प्रयास रहता है, वो कैसे अपने इन टेक्नोलॉजीज के साथ कॉप अप करती हैं और उनसे एक कदम आगे रहने की कोशिश करती हैं? ये इस पर पूरा जो प्लान है, इट फ्लोज फ्रॉम द गवर्नमेंट। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो हमारी है, जिसको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हेड करते हैं बेसिकली, हम्म। तो वहाँ पर साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर हैं, हम्म। जो जहाँ पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है, उस इंफॉर्मेशन कलेक्ट को एनालिसिस होती है, एंड देन नेशनल लेवल पे एक डिसीजन होता है कि हाउ वी कैन हैंडल द द चैलेंजेस विच आर कमिंग। देन सर्टिन है, सर्टिन अब एक नहीं है,
अब सेक्टोरल सर्टिन भी है, जैसे फाइनेंशियल एरिया में एक सर्टिन बनाया जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम्म। डिफरेंट सेक्टर, उसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। तो एक तो नेशनल लेवल पे प्लानिंग चलती है ताकि पूरी कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर को सेव किया जा सके, दैट इज वन। हम्म। सेकेंड लेवल पे लोगों के साथ साइबर क्राइम होते हैं, उनके कंप्यूटर्स हैक हो सकते हैं, उनको फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। तो उस केस के लिए पुलिस एजेंसीज हैं जो उसको डील करती हैं। इसमें एक नेशनल लेवल पे पोर्टल बना हुआ है जिसमें डायरेक्टली कोई भी आदमी कंप्लेंट कर सकता है। वो हम्म। कंप्लेंट जो हर स्टेट में साइबर सेल बनी हुई है वहां पर जाती है। साइबर सेल के लोगों को ट्रेन किया जाता है ताकि वो इसको इन्वेस्टिगेट कैसे करते हैं उनको आइडिया होना चाहिए। हम्म। बेसिकली इन्वेस्टिगेशन जो है इसका चलता है इंटरनेट इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस के ऊपर, आईपी एड्रेस के ऊपर, क्योंकि हम्म। कोई भी जब मैसेज आता है और कोई भी कम्युनिकेशन होता है इंटरनेट फील्ड में तो उसका जो बैक है वो आईपी एड्रेस है। राइट। तो पुलिस को आइडिया है कि इस आईपी एड्रेस को कैसे ट्रेस करें, राइट। कहाँ से चला है, और उसको पकड़ें। लेकिन उसमें भी एक चैलेंज है। एक कॉन्सेप्ट है दी टॉर, दी ऑनियन राउटिंग। ओके। नाउ व्हाट इज ऑनियन राउटिंग इज, सपोज आपके पास आईपी एड्रेस आया, जो मेल आया, हम्म। ये आईपी एड्रेस हो सकता है किसी और कंट्री से आ रहा हो। हम्म। तो साइबर क्रिमिनल बहुत से ऐसा इस तरह से करते हैं, पर्टिकुलरली जो ट्रेंड हैकर्स हैं, वो अपने आईपी एड्रेस को, जो भी अपना मैसेज होगा, एनोमाइजर के पास भेजते हैं पहले। एनोमाइजर वो होता है जो आईपी एड्रेस को चेंज कर देता ओके। है। आपने एक आईपी एड्रेस भेजा एनोमाइजर के पास, एंड ये एनोमाइजर जनरली उन कंट्रीज में लगे हुए हैं जिन कंट्री में साइबर सिक्योरिटी के लॉज बड़े वीक हैं। हम्म। तो वहां से वो क्या करते हैं, आपका आईपी एड्रेस पील कर देते हैं, नया आईपी एड्रेस उस पर डाल देते हम्म। हैं। फिर क्या करा आपने, उस एनोमाइजर से दूसरे एनोमाइजर पे चले गए, वहां पे पहले वाला जो दूसरे वाला जो आईपी एड्रेस है उसको पील ऑफ कर दिया और थर्ड आईपी एड्रेस डाल दिया। तो बेसिकली इस लेयर। तरह लेयर कर दी। तो इसको इसलिए हम इसको ऑनियन राउटिंग बोलते हैं। हाँ, ओके ओके। अब जब पुलिस उसको इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करेगी, पहला आईपी एड्रेस आएगा जो एक कंट्री का होगा। हम्म। नाउ यू हैव टू अप्रोच दैट कंट्री। वो कंट्री आपको कॉपरेट करे या ना करे, पहली बात। हम्म। सपोज कॉपरेट कर, तो आपको एड्रेस मिलेगा, आईपी एड्रेस जो दूसरी कंट्री से कनेक्टेड है, फिर तीसरी कंट्री से कनेक्टेड है। उसमें से एक भी कंट्री बीच में ऐसी आ गई जो कॉपरेट नहीं करती, तो डेड एंड आ गया। तो इसलिए अगर हमें साइबर क्राइम को हैंडल करना है तो इंटरनेशनल कॉपरेशन इज मस्ट। राइट। इंटरनेशनल बॉडी होनी चाहिए कोई। अगर कोई कंट्री कॉपरेट नहीं करती, इमीडिएटली उसके पास जाएं और उसको डायरेक्ट करें। और इन केस ऑफ नॉट फॉलोइंग द गाइडलाइंस, देयर शुड बी सम एक्शन अगेंस्ट हिम, इन द सेंस दैट फॉर एग्जांपल, अगर एफएटीएफ की जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, जो पीएमएलए और टेरर फाइनेंसिंग को डील करती है, अगर कोई कंट्री कॉपरेट नहीं करती दूसरी कंट्री से, देन एफएटीएफ उसको, एक कॉन्सेप्ट है शेमिंग करना, हम्म। उसको ग्रे लिस्ट में डाल सकती है। रिप्लेसमेंट। यस। अल्टीमेटली अगर बिल्कुल ही रोग कंट्री है उसको ब्लैक लिस्ट में डाल सकती है, तो उससे फाइनेंशियल लॉस होता है कंट्री को। ओके। तो इस तरह का कोई प्रोसीजर अडॉप्ट करने की जरूरत है ताकि साइबर क्राइम के केसेस में, हैकिंग के केस में, हम्म। इंटरनेशनल ऑपरेशन से पुलिस एजेंसीज उसको प्रॉपरली ट्रेस कर सके। जी। सर, एक क्वेश्चन सर्विसेज से रिलेटेड पूछूंगा। देखिए, सर्विसेज ज्वाइन करते वक्त तो हर एक ऑफिसर चाहता है कि वो हाईएस्ट पॉसिबल ऑफिस तक पहुंचे। फॉर एग्जांपल, जो भी लोग आईएएस बनते हैं उनकी वो चाहते हैं कि कैबिनेट सेक्रेटरी रैंक तक पहुंचे। आईपीएस ऑफिसर चाहते हैं कि डीजीपी रैंक तक पहुंचे। बट इन द मिडल ऑफ द करियर बहुत सारे लोग लॉस्ट हो जाते हैं। लाइक वो अपने करियर में जिस जिस जो मोटिव के साथ एंटर किए थे, वो उनका मोटिव ही लॉस्ट हो जाता है। और मुझे लगता है कि आजकल ऐसा कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। तो क्या आप इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि ऐसा क्या, इसके पीछे क्या रीजंस हैं? इट डिपेंड्स ऑन, बेसिकली जो मोटिवेशन क्या है आदमी का। आपने ठीक कहा, जब आदमी सर्विस ज्वाइन करता है तो उसका मोटिवेशन होता है वो हाईएस्ट पोस्ट तक पहुंचे उस सर्विस में, जहां तक उस सर्विस का आदमी पहुंच सकता है। लेकिन जब पावर आती है तो कई आदमी उस पावर में खो जाते हैं। बेसिक एम जो हमारा पब्लिक सर्विस है उससे विचलित हो जाते हैं। और जब आप पब्लिक सर्विस नहीं कर रहे प्रॉपरली,
तो सर्टेनली कहीं ना कहीं आप स्टम्बल हो जाते हैं, कहीं ना कहीं आप इंक्वायरी शुरू हो जाती है, तो आप उस लेवल तक नहीं पहुंच सकते। हम्म। बहुत जरूरी है किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को ये ध्यान रखना कि वो वहां पर इसलिए है कि एक ड्यूटी दी गई है उसको कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से, उस ड्यूटी को हमें पूरा करना है। फॉर एग्जाम्पल, लोगों के पास फाइल आती है, फाइल को डील नहीं करते, महीनों उनके ऑफिस में पेंडिंग पड़ी रहती है। नाउ दिस इज ए सॉर्ट ऑफ करप्शन इन माय व्यू। जिसका राइट है, अगर उसका राइट आप डिनाई कर रहे हो, यस। तो उसके साथ तो आप इंजस्टिस कर रहे हो। पर एक कॉन्सेप्ट है, जब आप किसी के साथ भला करते हो, जो सृष्टि है उसमें भी आपके साथ कहीं भला करने की चीजें शुरू हो जाती है। और जब आप किसी के साथ बुरा करते हो, तो सृष्टि में आपके खिलाफ भी बुराई शुरू हो जाती है, तो उसका नुकसान उनको मिलता है। जैसे फिलोसफी है, कर्म थ्योरी है, तो हम सर, अगर गलत काम करेंगे तो कहीं ना कहीं हाँ उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा, तो ये लोग भटक जाते हैं। सर, इसी से रिलेटेड एक्चुअली एक और क्वेश्चन है कि अभी यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है उसके अंदर एथिक्स भी इंक्लूडेड है आजकल मेंस के पेपर में। और इंटरव्यू के टाइम पर भी बहुत आइडियलिस्टिक बातें करते हैं जो एस्पिरेंट्स होते हैं। बट रियलिटी में एक्चुअली में ऑनेस्ट ऑफिसर जो है वो इस सर्विसेज में आगे बढ़ पाते हैं, या फिर उनको काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं एज कम्पेयर टू द पीपल जो इतने ज़्यादा ऑनेस्ट नहीं हैं। देखिए, ये सर्टेन है कि ऑनेस्ट ऑफिसर को चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, लेकिन उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाता। अल्टीमेटली लोगों को, जो रिजल्ट ओरिएंटेड लोग हैं, जो ऑनेस्ट लोग हैं, उनकी जरूरत पड़ती है। और जब भी क्रिटिकल सिचुएशन आती है, उनको वही लोग ध्यान आते हैं कि ये आदमी बहुत अच्छा है, ये आदमी इसको हैंडल कर सकता है। कई तरह के लोग हो सकते हैं सर्विस में, अगर कैटेगराइज करें। एक आदमी है जो ऑनेस्ट है एंड अफेक्टिव है। अफेक्टिव मीन्स ही कैन ब्रिंग रिजल्ट्स, ही कैन डिलीवर। हम्म। एक आदमी है जो ऑनेस्ट भी है बट इनफेक्टिव है, वो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है, रिजल्ट नहीं दे सकता। बेसिकली वो जिस काम के लिए सर्विस में आया है, वो काम नहीं कर पा रहा है। राइट। तीसरा आदमी है जो डिसऑनेस्ट है बट अफेक्टिव है। हम्म। तो आधी डिलीवरी उसकी हो रही है, क्योंकि डिलीवरी तो हो रही है, बस वो डिलीवरी किस वजह से हो रही है? मोटिवेशन उसका डिसऑनेस्टी है। हम्म। फोर्थ कैटेगरी भी है सर्विस में, जो डिसऑनेस्ट भी है, इनफेक्टिव भी है। ना तो काम आता है, पैसे लेने में लगे रहते हैं लोगों से। हम्म। वो बस टाइप की कैटेगरी है। हमें चाहिए फर्स्ट कैटेगरी को, जो हम्म। ऑनेस्ट भी है और अफेक्टिव भी है। ऐसे लोगों को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाता। हम्म। जो डिसऑनेस्ट एंड अफेक्टिव हैं, ये भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी उस चक्कर में फंस जाते हैं, और ये राइट। टॉप लेवल तक। तो जनरली जो टॉप लेवल तक पहुंचते हैं, वो वही लोग होते हैं जिन्होंने मेहनत से काम किया है। हम्म। तो सर, आपने जब ये बुक लिखी है तो ऑब्वियसली आप एग्जाम के भी काफ़ी टच में होंगे ही। यू मस्ट बी इन टच विद द यूपीएससी करंट पैटर्न्स, और बाकी सब्जेक्ट्स के भी क्वेश्चंस वगैरह आप देखते रहते होंगे। तो क्या आपका प्लान है इन फ्यूचर में आप दूसरी किसी सब्जेक्ट्स को भी टच करने का प्लान कर रहे हैं? पहले तो मैं बताऊं कि एक हमने एनजीओ बनाई है, ग्रामीण युवा केंद्र। हम्म। उसमें काफी लोग हैं मेरे साथ, करीब 50-60 लोग हैं जो सिविल सर्वेंट्स रहे हैं। हमारा एम जो है, जो गरीब लोग हैं, हु कैन नॉट अफोर्ड टू बी इन दिल्ली, लेकिन टैलेंटेड, हम्म। हम उन लोगों को सिलेक्ट करते हैं। एंड सीएसआर से हमें कुछ कंपनीज जो हैं, उन्होंने हॉस्टल एकोमोडेशन दिया हुआ है। हम्म। वही मैनेज करते हैं, हम मैनेज नहीं करते उसको। लेकिन एकोमोडेशन हम उनको देते हैं, और कोचिंग हम नहीं करते बच्चों की, लेकिन हम्म। मेंटरिंग करते हम्म। हैं। मेंटरिंग के बहुत सारी चीजें होती हैं। कई बच्चे जब तैयारी करते हैं, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। कईयों को ये नहीं पता कि किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। हम्म।
यूपीएससी में क्या रिक्वायरमेंट है, कंट्री की क्या रिक्वायरमेंट है, तो बेसिकली हम उनको गाइड करते हैं। हम्म अब करीब 80 के करीब बॉयज एंड गर्ल्स ने रखे हुए हैं, एंड हर साल जो है रिजल्ट बड़ा अच्छा आ रहा है। 20 से 30 बच्चे हमारे यूपीएससी में जा रहे हैं डिफरेंट कैटेगरीज में। हम्म एंड उनको बीच बीच में एथिक्स, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। देखिए एथिक्स, आपने बड़ा जो सवाल कहा था कि एथिक्स का पेपर भी है, इंटरव्यू में भी लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं एथिक्स की, बट द क्वेश्चन इज, हैव यू इम्बाइब्ड एथिक्स? तो हमारी कोशिश रहती है कि इनमें इनकलकेट करें, इनको समझाएं कि कंट्री को उनकी क्या जरूरत है। गरीब परिवेश से आप आए हो, आपकी क्या ड्यूटी है। पहला तो ये फर्क पड़ेगा कि सपोज कर लो एक रिमोट एरिया से एक बच्चा आता है सर्विस में, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, एक मोटिवेशन पड़ता है डिफरेंट लोगों पे, उस एरिया में रहने वाले और लोगों पे भी ये मोटिवेशन बनता है कि हम भी इस एग्जाम को क्रैक कर सकते राइट हैं। तो ये एडवांटेज है। दूसरा उनके साथ ये एडवांटेज है कि उनको समझाया जाता है कि तुम्हें प्रॉब्लम है, ग्राउंड प्रॉब्लम तुम्हें मालूम है, हम्म तो सर्विस में जाओ तो डोंट फॉरगेट इट। राइट फिर डूज एंड डोंट्स भी वी ट्राई टू एक्सप्लेन देम। जो वो सेलेक्ट हो जाते हैं उनको डूज एंड डोंट्स बताते हैं कि किस तरह से लोग आपको अप्रोच करेंगे। यहाँ पर सर एक क्वेश्चन है, जब जब कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाता है एंड लेट्स से ही इज इन द टॉपर्स लिस्ट, तो उस समय क्या होता है कि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं मार्केट में, वो उनको अप्रोच करना शुरू कर देते हैं। एंड देन मे बी आपने क्योंकि उनके पीछे इतना एफर्ट्स डाला है, ये सब चीज़ें की हैं, आपको वो मे बी उतना याद नहीं रखेंगे उस समय, क्योंकि नाउ दे आर इन द लाइमलाइट। सी, वन बॉय, जो ये लोग करते हैं, एलिस्ट्रेट करते हैं बहुत सारे लोग जब ये सेलेक्ट हो जाते हैं, तो ही टोल्ड देयर, कहता है कि 3 साल पहले आई वॉज इन डिप्रेशन, हम्म एंड ही टोल्ड कि मेरे लिए उसने कहा वहां पर कि उन्होंने मुझे समझाया कि हाउ टू प्रिपेयर, हाउ टू कम आउट ऑफ द डिप्रेशन, रेफर्ड द बुक, एंड दैट चेंज माई लाइफ। दिस वी विल नेवर फॉरगेट, बिकॉज यू आर, आप उनकी जर्नी में साथ हैं, आप उनके सुख दुख में साथ हैं। आप कोचिंग नहीं दे रहे, हम्म हम कोचिंग नहीं दे रहे हैं, करेक्ट हम उनको मेंटली स्ट्रांग कर रहे हैं, हम उनको गाइड कर रहे हैं। हम्म तो ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप्स का कॉन्सेप्ट करेक्ट है। वो कोचिंग जहाँ से भी ले उससे हमें मतलब नहीं है। हम्म कोचिंग में हम कोशिश करते हैं कि उनको कुछ कंसेशन मिल जाए। जी ओके ठीक है, दैट इज, कोचिंग में वो जिसके पास जाए हमें वो नहीं है, हम्म लेकिन उनकी जो स्ट्रेंथ है उसको अगर हम उभार के ला सकें, दैट इज मेन मोटिव। राइट। तो सर अगर जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, अगर वो आपको अप्रोच करना चाहते हैं फॉर दैट काइंड ऑफ मेंटरशिप, सो हाउ कैन दे कांटेक्ट यू? एक तो हम इंटरव्यू लेते हैं उससे पहले, टू जज कि वास्तव में वो फाइनेंशियली वीकर है या नहीं, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है। हम उन रिसोर्सेज को उनको देना चाहते हैं जो फाइनेंशियली वीक है, लेकिन मेरिटोरियस स्टूडेंट्स। इफ समबडी फाइनेंशियली स्ट्रांग है तो फिर उसको हमारी जरूरत है नहीं, बेसिकली बहुत सारी जगह मिल जाएंगी। तो इस लिमिटेड रिसोर्स को हम सर्टेनली इंटरव्यू लेंगे उनका, इंटरव्यू में लगता है कि बच्चा भी फाइनेंशियली वीक है और मेरिटोरियस है, तो वी कैन हेल्प देम। ओके अगर कई बार ये होता है कि हम हॉस्टल फैसिलिटी नहीं दे पाते बिकॉज ऑफ प्रेशर, लेकिन हम उनको गाइडेंस दे सकते हैं, उसके लिए हमारे पास लोग हैं। मैंने बताया 50-60 सिविल सर्वेंट्स हैं, जो सिविल सर्विस, वो बिना किसी रिम्यूनरेशन के, बिना किसी उसके वो वर्क कर रहे हैं। ओके परफेक्ट सर, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू एंड थैंक यू फॉर गिविंग अस टाइम। थैंक यू।